मैं इंजीनियर डीपी यादव अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ रहे थे। ट्रांसफार्मर में आज हम लोग हानियाँ देखेंगे और उसकी इफ़िशियंसी देखेंगे। तो ये भी वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। हानियों से हमेशा एक दो क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो हम लोग हानियाँ देखेंगे आज। ट्रांसफार्मर में कितने प्रकार की हानियाँ हैं, उसका एफिशिएंसी का क्या फार्मूला है और बोल्टता नियमन भी पूछता है। वो सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो, आप लोग ध्यान से देखिए और आप लोगों से बार बार अपील है कि एक अच्छी नोट्स बनाइए। चलिए आइए हम लोग देखते हैं ट्रांसफार्मर में हानियाँ। तो लिख लें परिणाम मित्र में हानियाँ। हानियों को अंग्रेजी में लॉस कहते हैं। लॉसेस। तो जब हम लोग लॉस है क्या, जब हम लोग सप्लाई इनपुट देते हैं ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में, तो लौह क्रोड में भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और प्रेरित धारा बहने लगती है। इस तरह से वह धारा उष्मा के रूप में बाहर निकलने लगती है और लौह क्रोड को गर्म करने लगती है। तो इस प्रकार से हमारी जितनी वैद्युत ऊर्जा लोहे के कारण क्षय हो जाती है, उष्मा बनकर निकलती रहती है, उसे हम लोग लौह हानियाँ कहते हैं और ये स्थिर रहती है। और कापर की जो वाइंडिंग या वायर लगाते हैं हम लोग, उस वायर के प्रतिरोध के कारण उष्मा के रूप में जो हमारी वैद्युत ऊर्जा क्षय होती है, उष्मा का सूत्र है I²R। उस फार्मूले से R उसका रेजिस्टेंस है वाइंडिंग का या वायर का, तार का। तो जितनी उष्मा हमारी बाहर जाती है उसे हम लोग कापर लॉस कहते हैं। तो इस तरह से मेन रूप से इसमें दो हानियाँ हैं, एक लौह हानियाँ है और दूसर का ताम्र हानियाँ या कापर लॉस। तो चलिए इसमें लॉसेस लिख लेते हैं। तो लिख लें, पहला लिख लें यांत्रिक हानि। ये है नहीं इसमें, लेकिन लिख लें यांत्रिक हानि, जिसे कहेंगे मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस ये आपका शून्य है। मैकेनिकल लॉस 0 है, शून्य है, क्योंकि कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है। अगर आपसे पूछता है कि यांत्रिक हानि या मैकेनिकल लॉस ट्रांसफार्मर में कितना है, तो आप कहेंगे 0 है, क्योंकि इसमें कोई घूर्णीय भाग, मूविंग पार्ट मतलब घूर्णीय भाग, जैसे बेयरिंग धुर्रा, इसीलिए ट्रांसफार्मर की दक्षता बहुत अधिक है। दूसर का आपका है लौह हानि। लौह हानि को कहेंगे आयरन लॉस। आयरन लॉस, और इसे स्थिर हानि भी कहते हैं। यह है स्थिर हानि। स्थिर हानि भी कहेंगे, इसे क्रोड हानि भी कहेंगे, क्रोड हानि। इसे मैग्नेटाइजिंग लॉस कहेंगे। इसे मैग्नेटाइजिंग लॉस भी कहेंगे। स्थिर हानि रहती है, इसे क्रोड हानि भी कहेंगे। और अंग्रेजी में स्थिर को कांस्टेंट भी कहेंगे।
कांस्टेंट लॉस आदि नाम से जानते हैं। यह दो प्रकार की होती है। लव हानियां दो प्रकार की हैं। पहला है बेटा आपका भंवरधारा हानि, भंवरधारा हानि, जिसे कहेंगे ईडी करंट लॉस, ईडी करंट लॉस। और दूसरा है हिस्टैरिसीस लॉस या शैथिल्य हानि। शैथिल्य हानि, इंग्लिश में कहेंगे हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस। और तीसरा है आपका लव हानि हो गया, अब हो गया कॉपर लॉस। कॉपर लॉस जिसे कहेंगे ताम्र हानि। ताम्र हानि, इसे वेरिएबल लॉस भी कहते हैं। वेरिएबल लॉस यानी इसका मान घटता बढ़ता रहता है, इसे वेरिएबल लॉस कहेंगे अथवा चर हानि कहेंगे अथवा वाइंडिंग लॉस भी कहते हैं। वाइंडिंग लॉस इन नामों से इसे पुकारते हैं। तो अगर हम लोग चार्ट बनावें कि ट्रांसफार्मर में हानियों का अगर यदि हम चार्ट बनावें तो हम चार्ट बेटा ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। माने अब क्या हो गया कि ऐसे चार्ट हम लोग अगर लिखें, यहाँ पर हानियों की इसको हेडिंग मान लिया गया, तो पहला लिखेंगे ऐसे अगर लिख लें मैकेनिकल लॉस, मैकेनिकल लॉस, तो आप कहेंगे 0। ऐसे चार्ट आपका बन गया क्योंकि कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है। दूसर का आप लिखेंगे कि इसमें आयरन लॉस है जिसे WI कहेंगे। आयरन लॉस कॉस्ट में अगर WI फॉर आयरन, वाट में आएगा लॉस इसलिए WI लिख दिया गया। आयरन लॉस इसी को कहेंगे R कोर लॉस। कोर माने क्रोड होता है, तो कोर लॉस इसी को कहेंगे मैग्नेटाइजिंग लॉस। इसी को कहेंगे R कांस्टेंट लॉस, स्थिर। अभी हम पूरा डिटेल में इसकी बात करेंगे। इधर आपका हो जाएगा कॉपर लॉस। कॉपर लॉस को कहते हैं, ये भी आते हैं कॉपर लॉस। फिर कॉपर लॉस को हम लोग कहेंगे वाइंडिंग लॉस भी कहेंगे। ध्यान से देख लें, वाइंडिंग लॉस भी इसे कहेंगे, अथवा ये वेरिएबल है तो इसे वेरिएबल लॉस भी कहेंगे। अब देखिए हमारा जो आयरन लॉस है या ये इतने नाम हैं, फिर ये दो प्रकार का हो जाता है, ऐसे और ऐसे। इधर हो गया आपका ईडी करंट लॉस, ईडी करंट लॉस,
और इधर आपका हो गया हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस। अब आते हैं कॉपर लॉस पर। तो कॉपर लॉस भी आपका प्राइमरी में भी होगा, सेकेंडरी में भी होगा। तो ये भी दो प्रकार का हो गया। प्राथमिक में कॉपर लॉस हो जाएगा I1 स्क्वायर R1 और इसमें हो जाएगा I2 स्क्वायर R2। देख लें, इतना हो जाएगा वाट में आएगा। अभी हम बात करते हैं हम लोग। अथवा कहेंगे टोटल लॉस, R हिंदी में लिख देते हैं, या कुल ताम्रहानि, कुल ताम्रहानि, अथवा कुल ताम्रहानि के लिए ये अलग अलग है, एक साथ लिखेंगे तो कुल ताम्रहानि पहला हो जाएगा I1 स्क्वायर R01 वाट, ऐसे हो जाएगा। और दूसरा फार्मूला हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं I2 स्क्वायर R02 वाट। ये कुल ताम्रहानि के लिए ऐसे भी फार्मूला है, ऐसे ही। तो इसकी भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं यांत्रिक हानियाँ क्यों शून्य हैं। तो यांत्रिक हानियाँ क्योंकि उसमें हमारे ट्रांसफार्मर में सारे भाग ही स्थिर हैं, कोई बेयरिंग अथवा धुर्रा या मूविंग पार्ट्स, नाचने वाला भाग नहीं है, इसलिए यांत्रिक हानि शून्य है, लिखा भी गया है। अब हम लोग आते हैं ट्रांसफार्मर। आप लोग देखे ही हैं कि ट्रांसफार्मर में ऐसे हमारा क्रोड होता है। ये क्रोड जो सिलिकॉन इस्पात का आपने लिखा है कि ऐसे क्रोड होता है, और ये लेमिनेट करके बनाते हैं ऐसे ऐसे। और इस पर जो है आपकी प्राइमरी वाइंडिंग एक पर ये ऐसे ऐसे हो गया, ये इस पर प्राइमरी वाइंडिंग ऐसे ऐसे आपकी लुपटी हुई है ऐसे, और इधर वाले पर सेकेंडरी लुपटी हुई है, मान लीजिए ऐसे ऐसे। यहाँ से आप इनपुट देंगे, यहाँ से इनपुट AC देंगे, इनपुट AC सप्लाई देंगे। तो इधर जो धारा बहेगी उसे I1 कहेंगे, इधर के वोल्टेज को V1 कहेंगे, इधर के टर्नों को N1 कहेंगे, इधर प्रेरित विद्युत वाहक बल को E1 कहेंगे। ऐसे जो इधर सप्लाई चलेगी सेकेंडरी में, उसे हम लोग धारा को I2, वोल्टेज को V2 ऐसे बोलेंगे, टर्नों की संख्या N2 ऐसे चलेंगे, और E2 चलेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल E2। तो अब जो सप्लाई हमारी इसमें जाती है, उसके कारण लौह क्रोड हमारा गर्म होता है, और गर्म होकर वो उष्मा के रूप में हमारी वैद्युत ऊर्जा का लॉस करता है। तो उसे हम लोग कहते हैं लौह हानियाँ। और ये दो प्रकार की है, भंवर धारा हानि और शैथिल्य हानि। यहाँ भी लिखाया गया है आयरन लॉस, कोर लॉस या मैग्नेटाइजिंग लॉस, या इसे कहेंगे कांस्टेंट लॉस, स्थिर हानि। कांस्टेंट का मतलब स्थिर हानि, यानी ये शून्य लोड से फुल लोड तक इसका मान बदलता नहीं है, तो इसे स्थिर हानि भी कहते हैं, अंग्रेजी में कांस्टेंट कहेंगे। तो ये है। और ये फिर दो प्रकार की हो गई। ईडी करंट लॉस को भंवर धारा कहेंगे, भंवर धारा हानि। अब हम लोग एक एक करके इनकी चर्चा कर लेते हैं। तो अब देखते हैं, पहले जो है स्थिर हानियाँ या आयरन लॉस WI, भंवर धारा हानि और हिस्टैरिसीस हानि। तो इनकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो हेडिंग डाल लें, लौह हानि। लौह हानि बेटा हम लोगों का यही है, जब इसमें AC सप्लाई देते हैं तो हमारी प्रत्यावर्ती फ्लक्स
जैसे आपके कुंडली से कटता है और कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, सेम वैसे ही वही फ्लक्स हमारे लौह अखरोट से जो लैमिनेट करके बनाए हैं उससे भी कटता है और उसमें भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल बनता है और एक प्रेरित धारा बहने लगती है। उस प्रेरित धारा को ही हम लोग जो है वो भंवर धारा कहते हैं अथवा ईडी करंट कहते हैं। और इस करंट के कारण क्या होगा, कहीं भी करंट बहती है तो वो ऊष्मा छोड़ती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है, तो अतः I²R से जो है उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी और हमारा लौह अखरोट जब गर्म होगा तो हमारा तेल भी गर्म होगा, हमारा वाइंडिंग हीट होगी और जब वाइंडिंग हीट होगी तो उसका इंसुलेशन, वार्निश, ये सब चीज़ें जो है वो प्रभावित होने लगती हैं, तो हमारे ट्रांसफार्मर की लाइफ घटने लगती है। तो ये जितने मिनिमम होगा उतने हमारे ट्रांसफार्मर की दक्षता भी उच्च होगी और उसकी लाइफ भी ज़्यादा होगी। तो इसी को मिनिमाइज हम लोगों को करना है कि लॉसेस हमारे ट्रांसफार्मर में कम से कम हो, जिससे उसकी दक्षता भी बनी रहे और लाइफ भी बनी रहे। तो लौह हानि, तो हम लोग लौह हानि को कहेंगे, लिख लें कि क्रोड लोहे का ही बनाते हैं, तो लिख लें लौह अखरोट के कारण जितनी वैद्युत ऊर्जा का क्षय होता है, जितनी वैद्युत ऊर्जा का क्षय होता है उसे लौह हानि कहते हैं। लौह हानि कहते हैं। एक पॉइंट हो गई। आपकी दूसरी पॉइंट इसी में लिख लेंगे, आप कायदे से लिख लेंगे कि इसका मान 0 भार से पूर्ण भार या अति भार, जिसे ओवरलोड कहेंगे, अति भार तक स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। इसलिए इसे कांस्टेंट लॉस या स्थिर हानि कहते हैं। देखिए लिखा है स्थिर हानि अथवा कांस्टेंट लॉस, तो लिख लें इसलिए इसे स्थिर हानि कहते हैं, स्थिर हानि कहते हैं, कांस्टेंट लॉस कहते हैं। और यह 2 प्रकार का है, ये 2 प्रकार आपका लिखाया गया है। ये आयरन लॉस या जिसे कहेंगे WI लौह हानि, इसे शार्ट में हम लोग WI से डिनोट करेंगे। W फॉर वाट, I फॉर आयरन लॉस, तो वाट में आएगा, ये सारे लॉसेस वाट में आएंगे। तो हम लोग जो है ये 2 प्रकार का आप लिखते हैं। भंवर धारा हानि पहले लिख लेते हैं, लौह हानि तो आपके समझ में आ गया। ये 2 प्रकार का है, कौन कौन है तो आगे लिखेंगे। ये 2 प्रकार का, एक भंवर धारा हानि है और दूसर का हिस्टैरिसीस हानि, जिसे इधर भी लिखाया गया है शैथिल्य हानि। तो हम लोग दोनों की अब चर्चा कर लेते हैं। तो लिखते हैं भंवर धारा हानि। धारा हानि भंवर धारा हानि, जिसे ईडी करंट लॉस कहेंगे। यहाँ पर आपने देखा लिख लें प्राथमिक कुंडली में AC सप्लाई देने पर
प्रत्यावर्ती फ्लक्स उत्पन्न होता है। चूंकि बेटा AC जब डालेंगे, इसमें AC डालेंगे ऐसे, तो आपकी AC ऐसे हाफ पॉजिटिव और हाफ नेगेटिव चलती है। तो इस तरह से जब AC का मान मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम फ्लक्स उत्पन्न होगा। फिर AC का यहाँ पर मान शून्य हो जाता है, यहाँ मैक्सिमम होता है। तो इस तरह से हमारा फ्लक्स भी शून्य हो जाएगा और फिर यहाँ मैक्सिमम होगा, यहाँ शून्य होगा और बीच में जो है उसका मान जीरो और मैक्सिमम के मध्य धारा का मान होगा। और जितने धारा हमारी तगड़ी उत्पन्न होगी उतने फ्लक्स तगड़ा होगा, क्योंकि फाई समानुपाते आई होता है। तो धारा के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ओर्स्टेड ने बताया था कि जब भी कोई चार्ज अथवा आवेश प्रवाहित होता है, और आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, तो इस तरह से जहाँ से भी धारा जाएगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र बिना चुंबक के ही बनने लगता है। चाहे वो कापर का तार हो, चाहे एल्युमिनियम का तार हो, चाहे लोहे का तार हो, किसी का तार हो, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो उस तार के चारों तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनने लगता है। और धारा जितने प्रबल जाएगी उतने जो है प्रबल आपका चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो इस तरह से इसमें कैसा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा? परिवर्ती बनेगा। यानी हमेशा जो है जब धारा जीरो से लेके मैक्सिमम तक जाएगी तो हमारा चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता जाएगा और फिर मैक्सिमम से जीरो पर आएगी तो घटता जाएगा। तो इस तरह से ऐसा जो समय के साथ साथ फ्लक्स का मान यदि चेंज हो या किसी भी राशि का मान चेंज हो तो उसे हम लोग परिवर्ती कहेंगे। तो इस तरह से आपका परिवर्ती फ्लक्स उत्पन्न होगा, जिसे हम प्रत्यावर्ती फ्लक्स कहेंगे, वो उत्पन्न होता है। और लिख लें, और यह फ्लक्स लॉ ऑफ क्रोड, फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। इस लोहे के क्रोड से कट रहा है, देखिए उसी पर वाइंडिंग लुप्टी है। तो यह फ्लक्स लॉ ऑफ क्रोड से कटता है, जिससे हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, जिससे उसमें या लॉ ऑफ क्रोड में ऐसे लिख लें, हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि E बराबर होता है d∅/dt। यही है फ्लक्स में परिवर्तन बटे समय अंतराल या समय में परिवर्तन। D का मतलब डिफरेंस इनटू फ्लक्स और dt का मतलब है डिफरेंस इनटू टाइम, या हिंदी में कहेंगे फ्लक्स में परिवर्तन बटे समय अंतराल, या हिंदी में फिर ऐसे कहेंगे फ्लक्स परिवर्तन की दर को प्रेरित विद्युत वाहक बल E कहते हैं और इसे वोल्ट में मापते हैं। इस तरह से आपका जो है वोल्टेज बनने लगता है या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने लगता है इस फार्मूले से इतने वोल्ट का। तो लिख लें लॉ ऑफ क्रोड से कटता है, जिसमें इस फार्मूले से, जिससे इस फार्मूले से लॉ ऑफ क्रोड में प्रेरित विद्युत वाहक बल कोष्ठ में कैपिटल E उत्पन्न होता है, और उसमें एक प्रेरित धारा बहने लगती है, एक प्रेरित धारा बहने लगती है। इसी को भंवर धारा कहते हैं, तथा यह धारा
क्रोड को गर्म करती है तथा ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है। या विसरित होती है। तो इस प्रकार अगली पॉइंट इसे में लिखेंगे, इस प्रकार लव अक्रोड भंवर धारा के कारण जितना वैद्युत ऊर्जा क्षय करता है उसे भंवर धारा हानि कहते हैं। ये स्थिर हानि है, भंवर धारा हानि कहते हैं। क्लियर हो गया? अभी तक अगर आपके समझ में नहीं आया था तो आज आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें बेटा, तो प्राथमिक कुंडली में जब एसी सप्लाई देंगे तो एक प्रत्यावर्ती फ्लक्स उत्पन्न होता है और यह फ्लक्स लव अक्रोड से कटता है, जिससे उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल E उत्पन्न होगा। और जैसे ही वोल्टेज लगेगा तैसे ही अब लव अक्रोड के इलेक्ट्रॉन भी सर्कुलेट होने लगते हैं और उसमें एक प्रेरित धारा बहने लगती है। इसी को भंवर धारा कहते हैं तथा यह धारा क्रोड को गर्म करती है और ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है। अगली पॉइंट कहेंगे, इस प्रकार लव अक्रोड भंवर धारा के कारण जितनी वैद्युत ऊर्जा क्षय करता है उसे भंवर धारा हानि कहते हैं और इसका मान निम्न सूत्र से ज्ञात करेंगे। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। बकिया वैसे केवल ये दिया है कि भंवर धारा के कारण, भंवर धारा है क्या चीज, ये आज हमने आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कराया कि भंवर धारा क्या है। जिस प्रकार से आपके इस कुंडली में N/d∅/dt के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल E1 उत्पन्न होता है, वैसे ही प्रत्यावर्ती फ्लक्स के लव अक्रोड से कटने के कारण उसमें भी एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। वही प्रेरित धारा भंवर धारा कहलाती है। चूंकि उसको फोको वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था, इसलिए इसे फोको धारा भी कहते हैं, अंग्रेजी में ईडी करंट कहते हैं। और करंट जो है ऊष्मा छोड़ती है, अतः हमारा लव अक्रोड गर्म होता है। इस तरह से हमारी जितनी भी वैद्युत ऊर्जा इस लोहे के कारण क्षय होती है, नुकसान होता है, उसी को हम लोग लव हानियाँ कहते हैं। और भंवर धारा के कारण जो हानि होगी उसे भंवर धारा हानि कहेंगे। अगली पॉइंट लिख लें, इसका मान निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। भंवर धारा हानि का मान आप आगे लिख लेंगे, निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। सूत्र अब लिख लें, लिखेंगे WE फॉर ईडी करंट लॉस किस में आएगा, वाट में, तो बराबर है KE गुणे B मैक्स स्क्वायर गुणे F स्क्वायर गुणे स्मॉल t स्क्वायर गुणे V, इतना वाट आएगा अथवा जूल प्रति सेकेंड आएगा। वाट अथवा जूल प्रति सेकेंड, ये क्या है, ये इसे कहते हैं भंवर धारा गुणांक। ये आपका है भंवर धारा गुणांक। ये B मैक्स क्या है, अधिकतम फ्लक्स घनत्व है। अधिकतम फ्लक्स घनत्व या डेंसिटी कहेंगे, घनत्व है वेबर
प्रति मीटर स्क्वायर में। ये एफ क्या है, स्मॉल एफ आवृत्ति है हर्ट्स में या साइकिल प्रति सेकंड में। टी क्या है, पत्ती की मोटाई है, पत्ती की मोटाई है, लैमिनेशन की मोटाई है मीटर में है। और भी क्रोड का आयतन है, लिख लें किसका आयतन है, क्रोड का आयतन है घन मीटर घाते 3। तब आपका आंसर वाट में आएगा, ध्यान से देख लें। अतः इस सूत्र से भंवर धारा हानि का कैलकुलेशन करते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए, 50 हर्ट्ज की इंडिया में, अगर उसे 60 हर्ट्ज का कर दिया जाएगा तो आपकी भंवर धारा हानि बहुत तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि इसका स्क्वायर। दूसर का, यदि पत्तियों की मोटाई आप बढ़ा देंगे, पत्ती की मोटाई आपको लिखाया गया है 0.35 mm से 0.5 mm मोटी रखी जाती है। अगर मोटाई भी बढ़ा देंगे तो आपकी भंवर धारा हानि का मान बढ़ जाएगा। क्रोड का आयतन बढ़ने पर भी आपकी भंवर धारा हानि बढ़ जाएगी, क्योंकि देखिए ना, आयतन भी से डायरेक्ट गुणा है, तो क्रोड का आयतन हम लोग कम से कम रखते हैं। इसीलिए क्रोड जो है पतली पतली पत्तियों को लैमिनेट करके बनाते हैं, ताकि भंवर उत्पन्न न होने पावे, गोलाई वाली सर्किट न बनने पावे। तो और आयतन कम से कम रखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि बीच बीच में जो है लोहा एकदम प्योर न भर के बीच बीच में हम लोग जो है इंसुलेशन वाला पेपर, वार्निश, ये सब लगा देते हैं। तो इस तरह से हमारा क्रोड का आयतन कम रखते हैं और हमारा तब ट्रांसफार्मर भी छोटा होगा। तो ये सब सारी बातें आप देखिए। कभी कभी यही सब पूछता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देने पर कौन धारा का मान तेजी से बढ़ेगा, तो आपकी भंवर धारा हानि का मान बहुत तेजी से बढ़ेगा। आगे जो है हम लोग अब देखते हैं, अगला जो है इसी में पॉइंट आप लिख लें, जो कि 1 लाख बार पूछा गया है। 1 लाख बार से क्या ज़्यादा पूछा गया है, बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा, इसको नोट कर लें। तो लिख लें भंवर धारा हानि को कम करने हेतु क्रोड को लैमिनेट कर बनाया जाता है। लैमिनेट कर बहुत पूछता है, क्यों लैमिनेट करते हैं या परतदार क्यों बनाते हैं। लैमिनेट की हिंदी हो गई परतदार। जैसे आप अपनी मार्कशीट लैमिनेट कराते हैं, कई परत हो जाती है, एक ऊपर प्लास्टिक की पन्नी, बीच में आपके मार्कशीट, और फिर ऐसे। तो उसे ऐसा क्यों बनाते हैं, क्यों इसे पतली पतली ऐसे पत्तियों का, यल पत्तियों का जोड़कर क्यों बनाते हैं, तो इसी भंवर धारा हानि को कम करने के लिए लैमिनेट करके बनाते हैं। क्योंकि अगर ये सॉलिड एक पीस का बनाएंगे तो भंवर माने गोलाई, जैसे जल में बहुत जल का बहाव बहुत तेज हो तो उसमें जल आपका गोलाई में नाचने लगता है, उसी को हम लोग भंवर कहते हैं। शादी विवाह में भी हम लोग जो है अग्नि को साक्षी मानकर और गोलाई में घूमते हैं, तो उसे ही भंवर कहते हैं। तो ऐसे ही ये भी अगर सॉलिड जो है इस टाइप से हमारा जो है क्रोड जो है सॉलिड बना दिया जाए, ऐसे एक पीस का बना दिया जाए, सॉलिड बना दिया जाए पतली, तो इसमें क्या है, गोलाई वाली ये सर्किट जो है चारों तरफ उत्पन्न होने लगेंगे। ऐसे गोलाई वाली सर्किट, इलेक्ट्रॉन जो है एक परमाणु से दूसरे परमाणु, फिर तीसरे परमाणु, फिर चौथे परमाणु की बाहरी कक्षा में घूमने लगता है, और उस विद्युत वाहक बल के कारण और वो गोलाई में चलने लगता है। इसलिए इसी प्रेरित धारा को ही गोलाई में चलने की वजह से भंवर धारा नाम पड़ा। तो इस तरह से ये तमाम छोटे छोटे गोलाई में अंदर सर्किट बन जाएंगे, और इस सर्किट के कारण जो हमारा इस फार्मूले से जितनी भी वैद्युत ऊर्जा का क्षय होगा
उसे हम कहेंगे भंवर धारा हानि। भले ये बहुत कम है, लेकिन जब हमारा ट्रांसफार्मर चलता है तो वो 24 घंटा ऑन रहता है, जब तक वो खराब नहीं होता है तब तक बंद नहीं होता है। तो इस तरह से ये क्रोड जो है 1 घंटा में, फिर 2 घंटा में, फिर 24 घंटा, 48 घंटा, ऐसे करके बहुत ज़्यादा हीट होने लगेगा और हमारी ये तार गर्म होने लगेगा, वाइंडिंग उसकी गर्म होगी और जिससे उसका इंसुलेशन, तेल सब प्रभावित होने लगता है, लाइफ घटने लगती है। तो इन सब से बचने के लिए ये गोलाई वाली सर्किट न बने, इसलिए हम लोग इसे सॉलिड एक पीस का न बना के इसे पतली पतली पत्तियों का 0.35 mm से लेकर और ऐसे बनाते हैं और बीच में इंसुलेशन भर देते हैं, यानी सारी पत्तियां वैद्युत रूप से एक दूसरे से अलग होती हैं और एक की धारा दूसरे में नहीं जाने पाती है, इसलिए गोलाई वाली सर्किट नहीं बन पाती है, भंवर धारा वाली सर्किट नहीं बन पाती है, यानी भंवर धारा कम उत्पन्न होती है, जिससे भंवर धारा हानि भी कम होती है। तो इस तरह से हम लोग क्रोड को लैमिनेट करते हैं इसी भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। क्लियर हो गया होगा, ध्यान से सुन लिए होंगे तो जरूर स्पष्ट हुआ होगा। अब हम लोग आते हैं, इसका जो दूसरा भाग है वो है शैथिल्य हानि। शैथिल्य हानि देखते हैं, लव हानि यानी शैथिल्य हानि उसका एक भाग है। शैथिल्य जिसे हिस्टेरिसिस, शैथिल्य हानि, हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं बेटा। तो इसे हम लोग देखें, बहुत ध्यान से देखें। तो अभी तक अगर आपको हिस्टेरिसिस लॉस समझ में नहीं आया होगा तो मेरा वादा है कि आपके समझ में आ जाएगा, एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब इसमें प्रत्यावर्ती AC धारा जाती है तो होता क्या है कि पत्तियां चुंबकित, यहाँ तक धारा गई, पत्तियां चुंबकित, फिर इधर लौटी चुंबकित, फिर यहाँ धारा का मान 0 हो गया तो पत्तियां भी चुंबकित हो जाती हैं, यानी उनका चुंबकीय, धारा का मान 0 तो चुंबकीय गुण भी खत्म हो जाता है, 0 हो गया। और फिर विपरीत में, अब देखिए धारा ऐसे विपरीत डायरेक्शन में, ऊपर आप जब ग्राफ खींचते होंगे बेटा तो ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। इस तरह से हम लोग कहते हैं कि AC हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव चलती है। तो अगर पॉजिटिव के कारण जो ऐसे गई, आधा चक्र जो है देखिए ना, AC आधा चक्र ये ऐसे चल रही है और आधा चक्र ये ऐसे चलती है, ऐसे AC हमारी चलती है। इसी आधा और आधा इसको मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे तो ऐसे ही एक चक्र बन जाता है। यही एक चक्र अथवा इसी को साइकिल कहते हैं, एक साइकिल बन गया, एक चक्र बन गया। इस तरह से हमारी जो है यहाँ से यहाँ तक इन दोनों चक्रों को मिला देते हैं तो इसी को कहते हैं एक चक्र अथवा एक साइकिल। तो इस तरह से AC एक चक्र में 2 बार धारा का मान, एक बार यहाँ 0 होगा और एक बार यहाँ, यानी धारा का मान 2 बार 0 हो जाता है। तो इसलिए आपको बताया गया कि जब इसमें धारा चलती है तो इसके कारण ये पॉजिटिव भाग है और ये निगेटिव भाग है, ग्राफ में आप देखते हैं। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं कि AC आधा धनात्मक चलती है और आधा चक्र जो है वो ऋणात्मक चलती है। तो अगर इसके कारण आधा चक्र जो पॉजिटिव है, इसके कारण हमारा जो है, अगर मान लीजिए कि नॉर्थ पोल बनता है या साउथ पोल बनता है, कुछ भी एक मान लें कि हमारा साउथ पोल बनता है, इसके कारण ये साउथ बनता है, तो इसके कारण ये जो है नॉर्थ पोल बनने लगेगा, क्योंकि धारा के प्रवाह के कारण ये जो है, कहीं भी ओर्स्टेड ने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है। तो अगर हाफ पॉजिटिव के कारण साउथ पोल बनेगा तो सारी पत्तियां देखिए साउथ पोल पर आ जाएंगी, और जब हाफ निगेटिव वाला चक्र चलेगा तो निगेटिव के कारण विपरीत पोल बनेगा तो सारी पत्तियां एक तरह से नॉर्थ पोल पर आ जाती हैं। और चूंकि हमारे यहाँ ऐसे जो है फ्रीक्वेंसी F का मान 50 चक्र प्रति सेकेंड, 50 चक्र प्रति सेकेंड अथवा इसी को हर्ट्ज कहते हैं। तो इस तरह से एक सेकेंड में 50 चक्र बनता है, 50 दूना 100, यानी 100 बार धारा का मान एक सेकेंड में, कै सेकेंड में, एक सेकेंड में
50 दूना 100, तो धारा का मान 100 बार शून्य होता है और 100 बार जो है मैक्सिमम होगा। इस तरह से हमारा जो है फ्लक्स का मान, क्योंकि फाई समान अनुपाते आई, आपने पढ़ा है फाई समान अनुपाते आई होता है, जितने धारा जाएगी उसी हिसाब से फ्लक्स अथवा चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारा जो है लव अक्रोड जो है वो चुंबकित होगा, बी चुंबकित होगा, 0 हो जाने पर उसे कहेंगे बी चुंबकित होना, यानी चुंबक का मान समाप्त हो जाना। और फिर विपरीत चुंबकित होना, यानी एक बार साउथ पोल बना तो एक बार नॉर्थ पोल बना, फिर साउथ बनेगा फिर नॉर्थ, क्योंकि अगला चक्र फिर ऐसे शुरू हो जाएगा तो फिर साउथ बनेगा और फिर ऐसे तो इधर की ओर से नॉर्थ बन जाएगा। तो इस तरह से आप ये कहेंगे कि हमारा लव अक्रोड में ये घटना जब तक ट्रांसफार्मर चलता रहता है तब तक 1 सेकेंड में आप देखेंगे कि ये जो है 1 सेकेंड में 2 बार जो है, माने एक चक्र में 2 बार जो है पोल का मान चेंज होगा, आधा चक्र के कारण साउथ तो आधा चक्र के कारण नेगेटिव, ऐसे फिर दूसरा चक्र, फिर तीसरा चक्र, फिर 50वां चक्र, तो कुल 1 सेकेंड में 50 चक्र बना तो 50 दूना 100, यानी 100 बार जो है पोल आपका चेंज होगा, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, ऐसे होता रहेगा। और धारा का मान 1 सेकेंड में 2 बार तो 50 सेकेंड में 100 बार शून्य होगा, यानी इस तरह से 100 बार बी चुंबकित भी होगा और 100 बार फिर आन भी होगा। जैसे यहाँ धारा आती है, यहाँ 0 हुआ, फिर आगे बढ़ जाती है, फिर वो चुंबकित होने लगता है विपरीत पोल का। तो अब इसी बात को बेटा आप लोग कहेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा के प्रभाव से हमारा ये लव अक्रोड जो है बार बार जो है वो चुंबकित होता है, फिर बी चुंबकित होता है और विपरीत चुंबकित होता है। तो इस तरह से इन लव अक्रोडों पर, यानी उसकी पत्तियां, जब आप समझ रहे हैं कि समान पोल पर रहेंगी, सारी पत्तियां आप लगा रखे हैं, उसमें हजारों पत्तियां आप लगा रखे हैं, वो पत्तियां अगर सब साउथ पोल पर हैं तो सभी जो है साउथ पोल क्या करेगा, समान पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, इसलिए सारी पत्तियां एक दूसरे को अपने से दूर ढकेलने लगती हैं। और दूर ढकेली नहीं तब तक धारा का मान यहाँ शून्य हो गया, फिर सारी पत्तियां नॉर्मल होने लगती हैं, तब तक विपरीत पोल में नॉर्थ पोल बनने लगता है और सारी पत्तियां जो है नॉर्थ पोल पर आ जाती हैं और फिर सब एक दूसरे को दूर ढकेलने लगती हैं। यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है और हमारी पत्तियों में ऐंठन उत्पन्न होने लगता है। ध्यान से सुने, हिस्टैरिसीस लॉस आपके एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट कर दूंगा, जैसे आपके भंवर धारा हानि का कॉन्सेप्ट क्लियर किया हूँ। भंवर धारा में भी खाली आपके बुक में लिखा होगा कि भंवर धारा के कारण जो नुकसान होता है उसे भंवर धारा हानि कहते हैं, और इसका मान इस सूत्र से भंवर धारा है क्या वो कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर किया। वैसे ही हिस्टैरिसीस का भी, तो आप लोग हिस्टैरिसीस यानी हिस्टीरिया का दौरा सुने होंगे कि लोगों को पड़ता है, तो उसमें क्या होता है बेटा, उसमें मानव की शरीर जो है ऐठाने लगती है, मुंह से फेना चलने लगता है और शरीर में इतना ऐठन आता है कि उसे हम लोग पकड़कर सीधा भी करना चाहें तो नहीं सीधा हो पाता है। तो उस दौरे का नाम है, अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं हिस्टीरिया का दौरा पड़ा। जस्ट लाइक वैसे ही हिस्टीरिया से ये बन गया हिस्टैरिसीस लॉस, यूँ समझिए, एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब आप दूसरे को पढ़ा सकते हैं। तो होता क्या है कि इतना तेजी से हम ही आपको कोई खाली ऐसे ऐसे हिला दे तो हमारा आपका ही जो है शरीर का देखेंगे टेम्परेचर बढ़ जाएगा और कुछ देर के लिए लगेगा कि हमारा जो है शरीर में अनेक प्रकार का जो है बल पड़ गया और दिमाग भी काम करना कम कर देगा। तो झकझोर दिया जाए, और इसको तो कितनी बार इस क्रोडों को झकझोरा जा रहा है, आप देखें ना एकदम। तो इस तरह से क्या होता है कि जब बार बार चुंबकित, विचुंबकित और विपरीत चुंबकित, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, ऐसा होने से पत्तियों में जो है ऐठन पैदा हो जाता है, उसी तरह से जैसे मानव शरीर में। तो इस कारण से हमारी पत्तियों का भी ताप बढ़ता है। और अब आप कहेंगे कि इस प्रकार ताप बढ़ने पर या उष्मा उत्पन्न होने पर हमारी जितनी भी वैद्युत ऊर्जा का क्षय
इसके कारण होता है। इसे ही हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉस अथवा शैथिल्य हानि। तो अब परिभाषित आप करेंगे इसको कि शैथिल्य हानि क्या है बेटा। तो आप कहेंगे प्रत्यावर्ती फ्लक्स, जिसे फाई कहेंगे, वेबर में मापेंगे, प्रत्यावर्ती फ्लक्स जिसे डी फाई कहेंगे, के कारण लव-अक्रोड बार बार चुंबकित कामा विचुंबकित। विचुंबकित का मतलब उसका गुण समाप्त हो जाना, चुंबकीय गुण समाप्त हो जाना, उसे कहेंगे विचुंबकित एवं विपरीत चुंबकित होता रहता है। विपरीत चुंबकित होता रहता है। क्लियर हो गया। जब ये नॉर्थ साउथ पोल पर आएंगी सारी पत्तियां तो सब एक दूसरे को अपने से दूर ढकेलने लगेंगी और तब तक धारा का मान यहाँ शून्य हो जाएगा, तो चुंबकीय गुण भी शून्य हो जाएगा, तो उसे कहेंगे विचुंबकित एवं विपरीत चुंबकित। जैसे ही धारा अब इधर से ऐसे चलेगी तो वो नॉर्थ पोल बनाने लगेगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि धारा जब ऐसे ऐसे किसी कुंडली में जब धारा ऐसे ऐसे घुसती है, ऐसे ऐसे चलती है, यानी ये ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे धारा चलती है, ये ऐसे ऐसे, तो ये बन जाता है हमारा साउथ पोल। देखिए ना, ऐसे ऐसे बन गया बेटा, ये साउथ पोल बन गया। तो वहाँ अब सारी पत्तियाँ साउथ पर आ जाएंगी, और जब धारा हमारी ये ऐसे ऐसे चलती है, देखिए ना ऐसे ऐसे, ये यहाँ देखिए ना ऐसे ऐसे चल रही है, यानी जब धारा हमारी ये ऐसे और ये ऐसे चलने लगती है तब बन जाता है नॉर्थ पोल। देखिए ना, ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो इस तरह से हमारी जो है वो विपरीत पोल बनने लगता है, तो एवं विपरीत चुंबकित होता रहता है। इस कारण लव-अक्रोड गर्म हो जाता है, या लव-अक्रोड में ऐंठन लिख देते हैं। जैसे हिस्टीरिया का दौरा पड़ता है तो लव-अक्रोड में ऐंठन उत्पन्न होता है। और क्रोड गर्म होता है या हो जाता है। इस प्रकार लव-अक्रोड से जितनी वैद्युत शक्ति का हानि होता है, उसे शैथिल्य हानि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे शैथिल्य हानि अथवा हिस्टैरिसीस हानि कहते हैं। अगली पॉइंट लिख लें। हिस्टैरिसीस हानि को निम्न सूत्र से ज्ञात करेंगे। WH, H फॉर हिस्टैरिसीस लॉस, बराबर हो जाएगा KH, ये हिस्टैरिसीस गुणांक हो गया KH, गुणे B मैक्स घाते 1.6 गुणे F गुणे V, इतना
वाट अथवा जूल प्रति सेकेंड। वाट को ही जूल प्रति सेकेंड कहेंगे। इस फार्मूले से ज्ञात करेंगे बेटा। और अगली पॉइंट आप चाहे लिख लें कि इसे कम करने के लिए यानी शैथिल्य हानि को कम करने के लिए आप पूरा लिख लेंगे। मैं शार्ट में लिख देता हूं कि कम करने के लिए इसे कम करने के लिए इस्पात में या स्टील में 4% सिलिकॉन मिलाते हैं। हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए उसमें 4% सिलिकॉन मिलाते हैं, तो कुछ हमें थोड़ा सा कम उत्पन्न होगा। तो अब आपके क्लियर समझ में आ गया होगा कि शैथिल्य हानि किसे कहेंगे। जैसे मानव को जो है हिस्टीरिया का दौरा पड़ता है और उसका जो है शरीर ऐंठाने लगता है, उसी तरह से बार बार इस क्रोड के चुंबकित, विचुंबकित एवं विपरीत चुंबकित होने के कारण इन पत्तियों में भी ऐंठन पैदा होने लगता है और इसके कारण जो हमारी वैद्युत ऊर्जा का क्षय होता है उसी को हम कहेंगे हिस्टैरिसीस लॉस। उसको हम लोग कहते हैं हिस्टीरिया का दौरा पड़ रहा है और ऐसे लॉस को हम लोग कहेंगे हिस्टैरिसीस लॉस और इसे निम्न सूत्र से ज्ञात करेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। हम लोग देखते हैं कॉपर लॉस यानी ताम्र हानि। लिख लें वाइंडिंग के कारण, वाइंडिंग हमारा चाहे जिसका हो, चाहे कॉपर का हो, चाहे लोहे का हो, चाहे एल्युमिनियम का हो, लेकिन कहेंगे उसे ताम्र हानि ही, कॉपर लॉस ही कहेंगे, क्योंकि इन जनरल वाइंडिंग कॉपर की जाती है, लेकिन पैसा बचाने के लिए या उसका मूल्य कम करने के लिए हम लोग एल्युमिनियम का भी वाइंडिंग करते हैं। तो चाहे जिसकी वाइंडिंग रहेगी लेकिन कहेंगे कॉपर लॉस ही। तो लिख लें वाइंडिंग के कारण जितनी वैद्युत ऊर्जा का क्षय ऊष्मा का सूत्र है I²R। तो ये I²RT कहते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर पावर देखेंगे तो वैद्युत ऊर्जा का क्षय ऊष्मा के रूप में होता है, उसे ताम्र हानि कहते हैं। ताम्र हानि कहते हैं। और यहाँ पर ताम्र हानि होगी, पहले में होगा तो पहले का I1 है और इसका प्रतिरोध यदि R1 है तो पहले प्राइमरी में हो जाएगा, यानी प्राथमिक कुंडलन में ताम्र हानि हो जाएगा I1² वाट। क्लियर हो गया। ऐसे द्वितीयक में हो जाएगा, द्वितीयक कुंडलन में ताम्र हानि हो जाएगा I2² वाट अथवा जूल प्रति सेकेंड। ऐसे हो जाएगा। अब लिखेंगे कुल ताम्र हानि। लिखेंगे कुल ताम्र हानि, तो कुल ताम्र हानि हो जाएगा I1² वाट प्लस I2² इसको दोनों को जोड़ देंगे तो इतना कुल ताम्र हानि इतना वाट अथवा इतना जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा।
जब भी प्राइमरी में धारा बहेगी तो प्राइमरी का प्रतिरोध R जो है I² R से ऊष्मा उत्पन्न करेगा। तो वाइंडिंग के कारण जितनी वैद्युत ऊर्जा का क्षय ऊष्मा के रूप में यानी I² R के रूप में होता है उसे ताम्रहानि। तो प्राइमरी में इतना वाट होगा, सेकेंडरी में टोटल इतना हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछे, बहुत पूछता है प्राथमिक के सापेक्ष कुल हानि कितनी होगी, तो हम लोग देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखते हैं प्राथमिक के सापेक्ष कुल ताम्र हानि। पहली पॉइंट देखें, प्राथमिक कुंडलन के सापेक्ष कुल ताम्र हानि। कुल ताम्र हानि ये पूछता है प्रश्न, तो हम लोग लिख लें प्राथमिक के सापेक्ष कुल ताम्र हानि। तो इसे कहेंगे, मान लीजिए कि वहां पर आपको लिखाया गया था कि इसे हम लोग कहेंगे I1² R01, ऐसे कहेंगे इतना वाट। तो कुल ताम्र हानि के लिए हम लोग जानते हैं, तो लिख लें कुल ताम्र हानि बेटा बराबर हो जाएगा I1² R1 प्लस I2² R2, इतना वाट हो जाएगा। अब हम लोग जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पढ़े हैं बेटा। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में आपने लिखा है, इधर देख लेते हैं, आपने लिखा है कि E2/E1 बराबर N2/N1 बराबर I1/I2 बराबर K लिखा है। ये ध्यान से देख लें बेटा, एकदम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आप प्राथमिक कुंडलन के सापेक्ष कुल ताम्र हानि ज्ञात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर I2 का भी मान I1 के रूप में लिख लें, क्योंकि प्राथमिक का धारा I1 है तो यहाँ पर I2 है, लेकिन हम प्राथमिक के सापेक्ष जब ज्ञात करेंगे तो I2 को भी I1 के रूप में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखें I2 अगर यहाँ से देखें इसी फार्मूले से, तो आप लिखेंगे I1/I2 बराबर K लिखेंगे, इसलिए I1 बराबर हो जाएगा K × I2, इसलिए I2 बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखें I2 बराबर हो जाएगा I1/K। यहाँ K से गुणा है, इधर आके K से भाग हो जाएगा। तो हम I2 के जगह पर इतना लिख सकते हैं, देखें I2 के जगह पर इतना लिख सकते हैं, अथवा यहाँ से चलें इतना बराबर K, इतना बराबर या इतना ले लें, K को अभी छोड़ दें। तब आप इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि N2/N1 बराबर I1/I2, इसलिए I2 का आप तिर्यक गुणा कर दीजिए, ऐसे या ऐसे कर दीजिए, तो यहाँ पर I1 या I2 तो हो जाएगा, देखें ये हो जाएगा N2I2 बराबर हो जाएगा N1I1। यहाँ से लिखेंगे I2 बराबर, तो पक्षांतर कर देंगे, यहाँ N2 से गुणा है और अब जो है उधर जाके भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा N1/N2 गुणे I1। देखिए ये हो गया, दिख रहा है भैया, जरा देखें। तो इस तरह से इस लाइन से ऊपर ये दिख रहा है, तो I2 का मान हो गया N1/N2 गुणे I1, ठीक है, क्योंकि बटे में K आ गया है। यहाँ पर देखिए K बराबर होता है N2/N1 और K को यदि पलटेंगे ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा N1/N2, पलट जाएगा।
तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो दोनों बातें आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर ये आप लिखते हैं तो यही हो जाएगा। अब देखें यहाँ से बराबर हो जाएगा I1 का वर्ग R1 प्लस, अब I2 की वैल्यू चाहे ये वाली उठा कर रख दीजिए या ये वाली उठा कर रख दें बेटा, तो आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो I2 की वैल्यू अगर यहाँ से रखते हैं तो लिखेंगे N1 बटे N2 गुणे I1 का होल स्क्वायर है। I2 का मान हम रखेंगे इतना और गुणे घाते 2 है तो इसका घाते 2 करेंगे और फिर गुणे R2 है तो यहाँ पर R2 लिख देंगे। इस तरह से अब ये अगली लाइन में हो जाएगा I1 का वर्ग गुणे R1 प्लस इसका अलग अलग वर्ग करें तो हो जाएगा N1 बटे N2 का होल स्क्वायर गुणे I1 का स्क्वायर गुणे R2, ऐसे हो जाएगा। अब यहीं I1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से I1 का वर्ग कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा कोष्ठ में R1 प्लस यहाँ से I1 निकल जाएगा तो बच जाएगा आपका N1 बटे N2 का होल स्क्वायर गुणे R2, ऐसे हो गया ये ऐसे। अब इतने का मान ही R01 है। कितना है? इतने का मान R01 है, इसलिए कुल ताम्रहानि प्राथमिक के सापेक्ष आ जाएगा I1 स्क्वायर R01। वाट आ गया। जहाँ पर आप कहेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर आप कहेंगे R01 बराबर ये है, I स्क्वायर R होता है तो R का मान इतना आ गया, देखा ना, ये हो गया R01 का मान, तो हो गया बराबर, ये हो गया R1 प्लस N1 बटे N2 का होल स्क्वायर गुणे R2, ये देखिए गुणे R2। तो जहाँ पर आप कहेंगे ये इतना है R01, तो यही पूछता है कभी कभी प्रश्न कि R01 का मान कितना होता है, तो R01 बराबर हो गया फार्मूला I स्क्वायर R, तो यहाँ पर अगर R01 रख दिया गया तो R01 का मान आप कहेंगे होता है R1 प्लस N1 बटे N2 का होल स्क्वायर गुणे R2, तो वहीं लिखाया गया। अब अगर बेटा आप लोग ये वाला फार्मूला रखते हैं, I2 का मान I1 बटे K रखते हैं तो बटे में K आ जाएगा, तब यही फार्मूला हो जाएगा R2 बटे K स्क्वायर, अथवा आप कहेंगे अथवा हो जाएगा, अथवा R01 बराबर हो जाएगा R1, बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लस R2 बटे K स्क्वायर। देख लें, ये R2 है और बटे K स्क्वायर है, ये बटे वाला K स्क्वायर है, इसी का मान जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, K बराबर N2 बटे N1 है, लेकिन अगर इसको पलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये पलटा हुआ है, N1 ऊपर है N2 नीचे है, अगर आपने उसे पलट दिया है तो आपका K भी पलट जाएगा। जैसे K कहिए या K बटे 1 कहिए, तो इधर वाला जब पलटेंगे इसे N1 बटे N2 कर देंगे, ये पलट गया तो ये भी पलट जाएगा, तब हो जाएगा 1/K, ऐसे लिखा जाएगा। अगर आप E1 बटे E2 बराबर N1 बटे N2 बराबर I2 बटे I1 लिखेंगे, तब यहाँ K नहीं लिखेंगे, तब लिखेंगे 1/K। क्या लिखेंगे? अगर इसे पलटते हैं तो ये भी, तो ऐसे ही ये पलट गया तो अब K भी पलट कर 1/K हो जाएगा। तो वहीं अब 1/K हो गया तो नीचे में हो जाएगा K स्क्वायर। तो ये दोनों फार्मूला आप याद रखें कि R0 की वैल्यू इतनी होती है, और यही पूछता है बहुत बार बार। क्लियर हो गया? नहीं तो यहाँ पर रख कर भी आप देख लेंगे, तो यहाँ पर जब आप रखेंगे तो यही हो जाएगा। अगली लाइन में इसका मान जो है आपका ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बटे में K स्क्वायर। तो चलिए हो गया क्लियर।
अब आगे चलते हैं। इतना आएगा वाट अथवा जूल प्रति सेकेंड, वाट अथवा जूल प्रति सेकेंड। ये तो प्राथमिक का हो गया। ऐसे ही द्वितीयक कुंडलन का भी हम लोग देख लेते हैं। द्वितीयक कुंडलन के सापेक्ष कुल ताम्र हानि, तो लिखेंगे कुल ताम्र हानि, कुल ताम्र हानि बेटा अब आप लिखेंगे कुल ताम्र हानि I1 का वर्ग गुणे R1 प्लस I2 का वर्ग गुणे R2, ऐसे लिखेंगे। इतना वाट आ जाएगा अथवा जूल प्रति सेकेंड आ जाएगा। अब चूंकि द्वितीयक के सापेक्ष लिखना है तो इस I1 को भी हम I2 के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ से देखें I1 बराबर हो जाएगा K गुणे I2। यहाँ से देख लें, हमें I1 के जगह पर I2 लिखना है द्वितीयक के सापेक्ष, तो एक तो हो जाएगा I1 बराबर K गुणे I2, ये हो जाएगा। तो चाहे ये वाला हम लोग फार्मूला में मान रख दें, अथवा अगर यहाँ से चलेंगे तो आप यहीं से देखिए, इस वाले से देखिए, तो लिखेंगे I1 को I1 की जगह ऐसे ही रहने दीजिए, इस I2 का इधर आके गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा N2 बटे N1 गुणे I2, ऐसे हो जाएगा। देखिए ना, ऐसे हो जाएगा। तो चाहे ये वाला मान रखिए, इसी को K भी कहते हैं, तो K गुणे I2 हो जाएगा। देखिए K गुणे I2, इसी को हम लोग K भी कहते हैं। N2 बटे N1 बराबर K है या K बटे 1, तो N2 बटे N1 को K कहते हैं, तो K गुणे I2, यहाँ भी हो गया K गुणे I2, तो एक ही बात है। तो चाहे जो मान रखें, तो बराबर हो गया। अब आप I1 के जगह पर अगर रखते हैं तो मान लीजिए K ही लिखते हैं, तो हो जाएगा K I2, तो लिखेंगे K I2 और फिर इसका वर्ग है तो इसका वर्ग गुणे R1 लिख देंगे, प्लस I2 का वर्ग गुणे R2 लिख देंगे। हमने ये वाला भी रख दिया बेटा I1 के जगह पर, इस I1, इसका वर्ग है तो हम लोग रख कर इसका वर्ग करेंगे। अगली लाइन में हो जाएगा K स्क्वायर I2 का वर्ग गुणे R1 प्लस I2 का वर्ग गुणे R2। I2 कॉमन ले लें, तो I2 का वर्ग कॉमन ले लिया बेटा, ये यहाँ से कॉमन ले लिया, तब कोष्ठ में क्या बच गया, K स्क्वायर R1 प्लस यहाँ से निकल गया तो ये हो गया R2, ये इतना बच गया। तो इस तरह से इसी को कहेंगे R02। तो इस तरह से कुल हो गया ताम्र हानि द्वितीयक के सापेक्ष I2 का वर्ग गुणे R02, इतना हो गया। जहां पर आप कहेंगे इतना वाट हो आएगा आंसर बेटा, इतना वाट आएगा। और आप कहेंगे जहां पर R02 बराबर है R2, ऐसे लिख लें, प्लस K स्क्वायर R1। ये R2 मैंने पहले लिख दिया, आप ऐसे ही लिखें K स्क्वायर गुणे R1, तो K स्क्वायर गुणे R1 प्लस R2, या पलट कर लिख दें R2। तो ये है। अथवा R02 बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, R02 बराबर आप लिखेंगे R2 प्लस K बराबर होता है, K बराबर होता है N2 बटे N1, तो ये वाला भी मान आप रख सकते हैं N2 बटे N1 K के जगह पर, तो लिखेंगे N2 बटे N1, और इसका वर्ग है तो इसका वर्ग भी आप कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं गुणे R1। तो ये दोनों मान आप लिख सकते हैं ऐसे। R02 बराबर इतना भी बेटा K के रूप में लिखेंगे, तो K स्क्वायर गुणे R1 लिखेंगे, और नहीं तो R02 बराबर ऐसे भी। तो जो विकल्प में आपका आंसर दिया रहेगा K के रूप में, अथवा K बराबर आप जानते हैं N2 बटे N1 होता है, तो N2 बटे N1 का होल स्क्वायर गुणे R1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से
आप जो है कुंडली का प्रतिघात भी लिख सकते हैं। तो आइए कुंडली का प्रतिघात भी देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे कुंडली का प्रतिघात। रिएक्टेंस कहते हैं और इसे x से डिनोट करते हैं या एक्सएल से डिनोट करते हैं। तो एक्सएल यहाँ पर लिख देते हैं, एक्सएल या x खाली कहेंगे या एक्सएल, जो भी आपकी एक्सएल कहेंगे। और एक्सएल बराबर होता है, x बराबर होता है 2 पाई FL ओम। ये फार्मूला है, याद कर लें। कुंडली का प्रतिघात x अथवा एक्सएल बराबर 2 पाई FL ओम होता है। पाई का मान 3.14 या 22/7, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और यल स्वप्रेरण गुणांक है या प्रेरकत्व है हेनरी में। यल क्या है? स्वप्रेरण गुणांक कहेंगे इसे, स्वप्रेरण गुणांक है अथवा इसी को प्रेरकत्व भी कहते हैं। प्रेरकत्व है और किस में है? हेनरी में। तब आएगा ओम में। यह फ्रीक्वेंसी है, मालूम है। तो इस फार्मूले से हम लोग कुंडली का प्रतिघात ज्ञात करेंगे, रिएक्टेंस ज्ञात करेंगे। है क्या? जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो आपने पढ़ा कि कुंडली अपने ही फ्लक्सों को काटकर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है और इसी को हम लोग स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और लेंज ने बताया कि यह जिससे उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। तो इस तरह से ये प्रेरित विद्युत वाहक बल जो इसमें हम प्राइमरी में सप्लाई दे रहे हैं, इसमें जो वोल्टेज V देने से, V1 देने से जो प्रेरित विद्युत वाहक बल E1 उत्पन्न होता है, ये इसी का विरोध करता है और उल्टे बहकर मेन वोल्टेज V1 के मान को कम करता है। तो इस तरह से इसी सब घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। यानी कुंडली जो है वोल्टेज को भी कम करती है और ऐसे ही अब इसके कारण जो धारा बहेगी, E1 के कारण जो धारा बहेगी, वह धारा भी मेन धारा को कम करेगी, उल्टे बहेगी, क्योंकि इसका नेचर है कि जिससे ये उत्पन्न होते हैं उसी का विरोध करते हैं। तो इस तरह से कुंडली जो वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई धारा के मान को अपने इस प्रतिघात के कारण घटाती है, उसी को हम लोग जो है कुंडली का रिएक्टेंस या प्रतिघात कहते हैं। x से डिनोट करते हैं, उसका मान देखिए इतने ओम में ज्ञात करते हैं। तो अब इसके रूप में अगर हम लोग कहें कि कुंडली का प्रतिघात रिएक्टेंस, अगर इसका प्राइमरी का x1 है बेटा और सेकेंडरी का x2 मान लें, तो इसी तरह से अब आपसे कहा जाए कि प्राथमिक के सापेक्ष कुल प्रतिघात। अगली पॉइंट देख लें। अब आपसे कहा जाए प्राथमिक कुंडलन के सापेक्ष कुल प्रतिघात। कोष्ठ में x01 कहेंगे, ये कुल प्रतिघात कितना होगा। तो अभी आपने जैसे पढ़ा कि प्राथमिक के सापेक्ष R01 बराबर होता है R1 प्लस N1 बटे N2 का होल स्क्वायर गुणे R2। अथवा आपने कहा, एक तो ये आपने पढ़ा, अथवा आपने पढ़ा R01 बराबर R1 प्लस R2, इसको नीचे लिख देंगे तो बटे हो जाएगा K स्क्वायर। इस इतने का मान 1/K है तो R2 यहीं रहेगा और 1/K आ जाएगा, तो K स्क्वायर है तो स्क्वायर ऐसे है।
तो इसी फार्मूले पर अब x01 का मान ऐसे ही रख देंगे, जहाँ R01 है वहाँ पर लिखेंगे x01। तो हम लोग लिख देते हैं कुल प्रतिघात हो जाएगा या रिएक्टेंस x01 प्राथमिक के सापेक्ष, तो ऐसे ही लिखेंगे x1 प्लस n1 बटे n2 का होल स्क्वायर गुड़े x2 इतना ओम हो जाएगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं x01 बराबर x1 प्लस x2 बटे k स्क्वायर। अभी बेटा आपको याद रखना है ऐसे। इसी तरह से अब प्राथमिक के अलावा अगर सेकेंडरी, यहाँ पर लिख लें द्वितीय कुंडलन, द्वितीय कुंडलन के सापेक्ष कुल प्रतिघात, तब यहाँ पर आ जाएगा x02। क्या आ जाएगा? x02। तो उसके लिए अभी आपने पढ़ा कि तब यहाँ पर जैसे हम लोग कहते हैं R02 बराबर हो जाएगा, बराबर अभी आपने लिखा, बराबर हो जाएगा R2 प्लस n2 बटे n1 का वर्ग गुणे R1 इतना आपने लिखा, अथवा R2 प्लस k स्क्वायर, इस इतने का मान k है तो k स्क्वायर गुणे R1 इतना हो जाएगा ओम। कुल प्रतिरोध है तो इतना ओम हो गया। ऐसे यहाँ पर भी ओम प्रतिघात है लेकिन मापा जाएगा ओम में। तो इस तरह से अब यहाँ पर आप ऐसे ही लिख देंगे द्वितीयक के सापेक्ष कुल प्रतिघात x02 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे x2 प्लस, जैसे R2 लिखे हैं तो अब लिखेंगे x2 प्लस लिखेंगे n2 बटे n1 का होल स्क्वायर गुणे x1। ऐसे जहाँ R1 है बेटा वहाँ x1 आ जाएगा, इतना ओम आप लिखेंगे। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? इतना ओम, या k के रूप में लिखेंगे तो यही फार्मूला हो जाएगा इतना x2 प्लस, अब इसका मान k होता है तो लिखेंगे k स्क्वायर गुणे x1 ओम। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब अगर कुंडली का कुल प्रतिबाधा आपसे पूछे, अगली पॉइंट, कुंडली का कुल प्रतिबाधा को Z से व्यक्त करते हैं और Z बराबर होता है करड़ी में R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये कुंडली का प्रतिबाधा ऐसे होता है, प्रतिबाधा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर होता है। तो ऐसे ही हो जाएगा प्राथमिक के सापेक्ष कुल प्रतिबाधा, प्राथमिक के सापेक्ष कुल प्रतिबाधा। अगली पॉइंट अगर आप प्राथमिक के सापेक्ष लिखेंगे, प्राथमिक के सापेक्ष कुल प्रतिबाधा, ध्यान से देख लें सब समझ में आ जाएगा अगर ध्यान से देखेंगे। कुल प्रतिबाधा तो ये हो जाएगा कुल प्रतिबाधा, यदि Z01 कहें तो हो जाएगा Z01 ऐसे, तो हो जाएगा कुल प्रतिबाधा बराबर करड़ी में, अब इसका मान प्राथमिक का R01, कुल प्रतिरोध का मान R01 माना गया और R01 का फार्मूला भी आपको लिखाया गया, ये R02 है तो लिखेंगे R01 का वर्ग प्लस
अभी आपने लिखा x01 का वर्ग, ऐसे लिख लेंगे। देख लीजिए, प्राथमिक के सापेक्ष कुल प्रतिबाधा है x01, वहाँ पर लिखाया गया था, अभी आप लिखे हैं, तो इतना हो जाएगा ओम। ऐसे ही बेटा ये फार्मूला अब आपको याद होना चाहिए। ऐसे ही अब आप लिखेंगे प्राथमिक के जगह पर अगर मैं द्वितीयक यहाँ पर लिख दूँ तो यहाँ पर हो जाएगा अब द्वितीयक के सापेक्ष, ये मैं यही मिटा कर लिख दिया, आप अलग से लिख लेंगे, द्वितीयक के सापेक्ष कुल प्रतिबाधा, तब यहाँ पर हो जाएगा Z02, और Z02 बराबर तब हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा R02, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी तब 2 आ जाएगा। और आपको मालूम है कि AX02 क्या है, तो AX02 आपका ये वैल्यू है, ये है X02 का मान इतना होता है, या X02 का मान इतना होता है, वो यहाँ लिखा जाएगा, और R02 का मान वो इतना होता है। तो पहले आप कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू ओम में ज्ञात कर लेंगे, और इसे ओम में ज्ञात कर लेंगे, तब प्रतिबाधा Z का मान R02 का वैल्यू जितना आएगा उतने का वर्ग करेंगे, और X02 का मान यहाँ से जितना आएगा उसका वर्ग करके जोड़कर और फिर वर्गमूल ले लेंगे, तब द्वितीयक के सापेक्ष कुल प्रतिबाधा आपकी ज्ञात हो जाएगी। तो इस तरह से आपका महत्वपूर्ण टॉपिक खत्म हुआ। अब बहुत कुछ आपको जानने सुनने को मिला। अगर ध्यान से इसका नोट्स बनावें तो बहुत अच्छी नोट्स तैयार होगी हानियों से संबंधित। अब समय बहुत अधिक हो रहा है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जो है दक्षता भी देखेंगे, और लोड बढ़ाने पर दक्षता कैसे, कौन सी कितनी प्रभावित होगी, और उसके बाद हम लोग जो है बोल्टता नियमन भी देखेंगे, और भी सारी बातें हम लोग करेंगे। जैसे अभी प्रश्न बहुत पूछता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी में कितने का फेज डिफरेंस होता है बोल्टता में, माने E1 और E2 में प्रेरित विद्युत वाहक बलों में प्राइमरी और सेकेंडरी में कितने का जो है फेज डिफरेंस या कलांतर होता है। तो आप ये कहेंगे दोनों विपरीत कला में होते हैं, अथवा दोनों 180 अंश पर। तो ऐसे है, अभी बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे। तब तक के लिए आपको ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं।